आज के कड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो आप मैट्रिसेस भी लिखता है। क्लियर है? दोनों एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार से अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर दो प्रकार से कैसे हो गया, मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिसेस लिखा है, तो ये होता कुछ नहीं है, बस ये एक वचन और बहुवचन है। इसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह बात समझ में ना? ये कोष्टक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ब्रैकेट के बारे में तो लगभग सभी लोग जानता होगा। होता क्या है, ये छोटी ब्रैकेट, ये मंझले ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट, यही ना होता है। छोटी कोष्टक, मंझला कोष्टक और ये बड़ा, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज ब्रैकेट। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि अवयवों को, ठीक है, अवयवों को इस ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम के फॉर्म में लिख लेते हैं। रो और कॉलम, रो या कॉलम के मतलब स्तंभ या पंक्ति के रूप में सजा लेते हैं। तो सजाने के बाद जो विन्यास प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट कोई भी हो, कोई विशेष विशेष ये अंतर वाली बात नहीं है, लेकिन प्रयोग में सबसे ज़्यादा बड़े ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो हम बड़े ब्रैकेट के अनुसार सजा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रो कहलाता है। तो बेसिक आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, पहला रो और ये दूसरा रो, और ये हमारा पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम इस क्रम में हमने सजा लिया, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। सजाने के फलस्वरूप, रो और कॉलम में सजाने के फलस्वरूप जो विन्यास हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या कह देंगे? मैट्रिक्स कर देंगे। कोई दिक्कत है? इसे क्या कर देंगे? मैट्रिक्स कर देंगे। इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, ABCDEF, ठीक है। अब पूछा जाए इसमें रो कितना है, तो क्या कहिएगा? 2 रो है। अब कॉलम कै गो है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 रो और 3 कॉलम, है ना। और यहाँ जो आपने लिख दिया, ये क्या कहलाता है? कोटि। क्या कहलाता है? कोटि, यानी कि इसको हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? अब मान लिया जाता है कि हमने सिर्फ ए लिख दिया, सिर्फ हमने ए लिख दिया। अब पूछे ये अवयव है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? क्या इसका कोटि पूछा जाए क्या होगा? तो 1 रो है और 1, तो इसको हम कहेंगे 1 गुने 1 कोटि की अवयव, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 5 गुने 3 कोटि की अवयव है, तो इसका मतलब क्या क्या कहेंगे आप? कि 5 रो है और 3 कॉलम है। इसके अंदर ये जो है ना, ये इसके अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो पूछा जाए कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, तो क्या कहिएगा? 5 रो और 3 कॉलम। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट को रो बोलेंगे और सेकंड पार्ट को ये बदलने वाला नहीं है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? रो, और सेकंड पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉलम। बात समझ में क्या? और इसके प्रविष्टियों की संख्या यानी अवयवों की संख्या पूछा जाए तो 5 तिहाई, 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6 को दिख रहा है ना। ऐसा ही 5 गुना 3 में हो तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रो और कॉलम की पहचान कर लेते हैं और इसके अवयवों की संख्या को जान लेते हैं, इसके कोटि को जान लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ढेर सारी परिभाषा है, चाहे प्रकार कह दीजिए, अवयव के प्रकार। कोटि तो समझ में आ गया, कोटि समझ में आ गया। अवयव पूछा जाए तो जो प्रविष्टियों की संख्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो विन्यास है, प्रविष्टि न कह करके, जैसे मान लीजिए कि कोई पूछे दूसरे भाषा में, तो पहचान बता सकते हैं कि रो और कॉलम के फॉर्म में हमने लिख दिया, और जो विन्यास हमें प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाया? हमारा अवयव कहलाया, मैट्रिक्स कहलाया, ठीक है। दूसरी भाषा में पूछा जाए तो कहिएगा कि अवयव जो होता है संख्याओं और फलनों का, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या लिखा जा सकता है? संख्याओं या फलनों का आयताकार, यहाँ पे आयताकार या वर्गाकार कह दीजिएगा, ठीक है। आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आयताकार का मतलब क्या हुआ? आयत के बारे में जानते हैं? आमने सामने की भुजा क्या हो? ये जरूरी नहीं कि चारों भुजा बराबर हो, विन्यास होता है ना, हो। हाँ। और ये वर्गाकार का मतलब क्या हुआ जी? जिसके सभी आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ हम उदाहरण लिए थे ABCDEF, है ना। तो इसमें रो कैगो था और कॉलम कैगो था, यानी कि मान लीजिए चौड़ाई है और ये क्या है?
मैंने बड़ी वाले को लंबाई कह देते हैं, छोटे वाले को चौड़ाई। अब यहाँ पे हम कह देते हैं दूसरा उदाहरण A B C D E और F। तो इसमें क्या है, 3 गो रो है और 2 गो, दोनों में प्रविष्टियों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या गो है जी, 6 गो है। मैंने 6 गो पहले वाले में भी है और 6 गो दूसरे वाले में भी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका चौड़ाई 2 वाले छोटे वाले को लंबाई है, तो ये लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर नहीं है, लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका विन्यास, क्रम विन्यास पूछा जाए आयताकार है कि वर्गाकार, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्या कहेंगे, आयताकार। अब यहीं पे इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे रो कैग हो गया थे, कोलम कैग हो गया, 2 गो रो 2 गो कोलम, इधर से हम इसको मिटा देते हैं। अब पूछा जाए इसमें रो कैग है और कोलम कैग है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे के बराबर। तो एक क्रम विन्यास जो है क्या कहलाएगा, आयताकार की वर्गाकार, आयताकार की वर्गाकार। क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका सूचक। हाँ, अब एक और चीज समझाना था, संख्याओं या फलनों का। संख्या तो समझ रहे हैं, गिनती के लिए जो उपयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 हो सकता है, ABCD से भी डिनोट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि x स्क्वायर y है ना, x स्क्वायर x और y, तो ये भी रो और कॉलम के फॉर्म में हमने लिख दिया। 1 2 3 गो कॉलम हो गया और 1 1 2 2 रो हो गया। तो ये भी मैट्रिक्स है। अब पूछा जाए संख्या है क्या, तो नहीं, यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे, एक प्रकार का फलन उपयोग किया। आगे कह सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा या फंक्शन ऑफ x, यानी कि fx इक्वल टू, है ना, कहा जा सकता है कि fx इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं cos x sin x और 1, sin x cos x और यहाँ 1 और ये हो गया 0 0। बात समझ रहे ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, एक प्रकार का क्या है, तो ये फंक्शन है। तो भी ये क्या कहलाएगा, अवयव ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवयव। इसका पूछा जाए कि कोटि क्या है, तो क्या कहिएगा, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो ये आयताकार क्रम विन्यास है कि वर्गाकार क्रम विन्यास है, वर्गाकार, चूंकि रो और कॉलम की संख्या एक दूसरे के बराबर है। अब आइए देखते हैं डिनोटर पॉइंट। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अवयव तो समझ गए ना कि ब्रैकेट के अंदर लिखेगा जो भी राशि है सब इसका क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। और रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या हमने कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हम m गुने n कर दिए, अब इसको हम डिनोट किए हैं रो से और इसको डिनोट किए हैं कॉलम से। तो अब पूछा जाए कि इसका कोटि क्या कहलाएगा, तो क्या कह देंगे, m इंटू n। अच्छा है, लिखा गया है कि कोटि m गुने n है, तो इसमें रो किसको कहेंगे और कॉलम किसको कहेंगे, तब क्या बताइएगा, m को रो कहिएगा और n को कॉलम कहिएगा। और इस कंडीशन में n का मान, जब n का मान के बराबर हो जाए तो ये इसका क्रम विन्यास क्या कहलाएगा, आयताकार कहलाएगा या वर्गाकार। क्लियर है। थोड़ा सा इसका सूचक देख लेते हैं। तो अवयव को जो हम सूचित करते हैं ना, अवयव को जो सूचित करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि A बराबर ABCDEF, B बराबर, ठीक है, मान लीजिए 5 2 1 4, तो ये क्या है, अवयव है। तो पहला अवयव A है, दूसरा अवयव क्या है, B है। पहला अवयव की कोटि क्या है, 2 गुने 3, दूसरा अवयव की कोटि क्या है, 2 गुने 2। अब यहाँ देखिए, ये भी A है और ये भी A है, दोनों में क्या अंतर है कि ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर, तो समझ रहे हैं। अब ये हमने ब्रैकेट के अंदर की राशि को क्या चीज में लिखा है, स्मॉल लेटर में, और ये क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में। अब मैं बाहर जाकर के पूछूं A और यहाँ लिख दूं A, अब पूछो ये अब A क्या है, इस अवयव से संबंधित यह A क्या है और यह A क्या है, तो आप इसको कहिएगा कि यह एक जो है एक अवयव है और ये क्या कहिएगा, अवयव A का क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि अवयव है। तो कभी भी, मेरा मतलब ये था कि कभी भी अवयवों को, अवयव समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा जो भी राशि है, माने चाहे संख्या है या फलन है, वो सबका सब क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। पूछा जाए इसमें कई गो अवयव, तो 6 गो अवयव, इसमें कई गो अवयव, 4 गो अवयव। इसके अंदर लिखेगा राशि को क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। और कभी भी अवयव जो लिखा जा रहा है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अवयव क्या चीज में लिखा जाता है, और अवयव के अलावे जो अवयव का सूचक होता है इसको कभी भी लिखिएगा तो ये कैपिटल लेटर में। तो ये क्या होता है, कैप्स होता है, और ये क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। ये क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। बात समझ रहे ना, ये कैपिटल लेटर होता है और ये क्या होता है। अब पूछा जाए अवयव को बड़ा अक्षर या छोटा अक्षर, कैसे सूचित करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, हाँ, स्मॉल लेटर से, और ये वाले को अवयव को कैपिटल लेटर से। चलिए इनको समझ गया।
अवयव समझ गए, इसको सूचित कैसे करते हैं ये समझ गए, कोटि समझ गए, बात समझ आए ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अवयव का प्रकार, ठीक है। तो जब आपको कोटि के बारे में जानकारी है तो प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अवयव के प्रकार में टाइप ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, है ना, यानी कि अवयव के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कोलम मैट्रिक्स। अच्छा, नाम लिखा गया है कोलम मैट्रिक्स, हिंदी में क्या कहेंगे जी? स्तंभ अवयव, है ना जी, स्तंभ अवयव। यहाँ वो दोनों में कोई भी रह सकता है, स्तंभ अवयव, ठीक है जी। तो कोलम मैट्रिक्स और स्तंभ अवयव, ठीक है। नाम से क्या स्पष्ट हुआ कि इसमें सिर्फ कोलम हो, सिर्फ क्या हो? अच्छा, कोई भी अवयव हम लिखते हैं तो उसमें तो सिर्फ कोलम नहीं बल्कि कोलम में हो जाता है, अनेक कोलम हो सकता है। तो जब अनेक कोलम, ये जरूरी नहीं कि अनेक कोलम होगा, यानी कि क्या हो सकता है, एक भी कोलम हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, यानी कि नंबर ऑफ सी जो है C1, C2, C3, C4, C5 बढ़ते चला जा सकता है ना। लेकिन हमें उस अवयव को देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कोलम। सिर्फ कितना कोलम हो? तो पूछा जाए कि कोलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तो क्या कह देंगे कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कोलम, एक स्तंभ, है ना, उसे क्या कहेंगे, स्तंभ। उदाहरण के तौर पे हम क्या लिख देंगे, 1 2 3। इसमें कितना कोलम है? C एक है और R 1 2 3, तो इसका क्या लिखेंगे, 3 गुने 1। अब ये जो नंबर है यानी कि m की संख्या, यहाँ m और n कह रहे हैं ना, इसको रो कहते हैं, इसको कोलम कहते हैं। तो ये कुछ भी हो, यानी कि इनफिनाइट हो, चलेगा, लेकिन ये जो कोलम की संख्या हमेशा क्या रहना चाहिए। तो जब कोलम की संख्या एक है उसे क्या कह देंगे, स्तंभ। अब पूछा जाए कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, तब क्या जवाब दीजिएगा, वह अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोलम हो, वह अवयव जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कोलम हो, एक स्तंभ हो, उसे क्या कह देंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए उदाहरण आपने ऐसे देखा, ये भी क्या है, और केवल हमने ये लिख दिया, इसको हम रो और कोलम दोनों कह सकते हैं। काहे हो, कहे कि इसमें एक रो है और एक रो, इसकी चर्चा हम लोग स्पेशल रूप से करेंगे। विशेष ये समझ में आ रहा है ना, रो की संख्या कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, कोलम की संख्या क्या होना चाहिए, स्तंभ। अब इसको केवल बदल दीजिए, ये कोलम था, अब यहाँ पे पूछा जाए रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव, बात समझ रहे ना, पूछा जाए पंक्ति अवयव। तो जैसे आपने परिभाषा दिया कि वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कोलम है उसे कोलम कहते हैं, वैसा ही इसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो है उसे क्या कह देंगे, है ना, रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। तो इसका उदाहरण क्या दे दीजिएगा, 1 2 3, बंद कर दीजिए, A B C बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत है जी। इस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। जिसमें सिर्फ एक कोलम है उसे क्या कहेंगे, कोलम मैट्रिक्स, और जिसमें सिर्फ एक रो है उसे क्या कहेंगे, बात समझ गए ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है जी, अभी तो कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या हो, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। पूछा जाए कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव क्या है, तो क्या कहिएगा कि वह अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या हो, समान। जैसे क्या कहा जा सकता है, A B C D, इसमें 2 रो और 2 कॉलम। दूसरा मान लेते हैं B बराबर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8 9, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसको क्या कहेंगे जी, वर्ग अवयव कहेंगे ना। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या है, तो उसे क्या कहेंगे, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण अवयव ना जी, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव। अच्छा, विकर्ण के बारे में जानते हैं, जो आप अभी कुछ देर पहले मैं आयत और वर्ग को समझा रहा था, तो उसमें विकर्ण की भी चर्चा कर लेना चाहिए ना भाई। ये क्या है, आयत है। अच्छा, और वर्ग क्या कर दे तब समझ में आएगा। ये कन्हैया से लेकर मनोहरा तक, फिर ऊपर भाग गई। अब देखो ये ठीक है जी,
हमने क्या माना कि ए बी सी डी एक आयत है, इसके अंदर सभी भुजा बराबर है, ये बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे बस। अब ए से डी तक यानी कि ई कोण से ई कोण को मिलाने वाली जो भुजा होती है इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। तो इसको पहला विकर्ण कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली को क्या कहेंगे? दूसरा विकर्ण, यानी D1 एंड D2। ये आयत में है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ए बी सी और डी, मान लिया कि ABCD एक वर्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली को क्या कहेंगे? पहला विकर्ण। और इस कोण से इस कोण को मिलाने वाले को क्या कहेंगे? दूसरा विकर्ण। बात समझ रहे ना? तो विकर्ण समझ में आ गया। तो हम जो अवयव लिख रहे हैं, मैट्रिक्स लिख रहे हैं, या तो आयताकार विन्यास हो रहा है, नहीं तो वर्गाकार विन्यास हो रहा है। ये ना तो हो रहा है, या तो आयताकार विन्यास नहीं तो वर्गाकार विन्यास हो रहा है। अब आयताकार या वर्गाकार विन्यास में हम क्या देख रहे हैं कि विकर्ण के अलावे से सभी अवयव क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे कहा जा सकता है ये 0 0, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है कि नहीं? रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। और जब बिल्कुल बराबर है तो ये देखना है कि है कौन और कौन 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि विकर्ण के अवयव है, लेकिन विकर्ण के अलावा सब अवयव क्या है? तो इसको क्या कह देंगे? विकर्ण अवयव कह देंगे ना। तो पूछा जाए परिभाषा कैसे दिया जाए? चलिए एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल 0 0 0 2 0 0 0 3। यहाँ पे विकर्ण दिया है, ई कोण से ई कोण मिलाने वाला राशि दिया है, लेकिन ई कोण से ई कोण मिलाने वाले राशि के बाद जो भी अवयव है वो सबका मान क्या है? सबका मान क्या है? मतलब जब शून्य है तो क्या कहेंगे कि विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य है। इसमें विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य है, तो क्या कहा जाए कि यह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। पूछा जाए क्यों, परिभाषित कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि एक ऐसा वर्ग अवयव, ध्यान रखेंगे जब भी विकर्ण अवयव होगा तो वर्ग अवयव ही होगा। तो कैसा वर्ग अवयव जी? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावे सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? विकर्ण अवयव। कोई डाउट इसमें नहीं है ना? तो देख लिया जाए। अब विकर्ण अवयव को हम वर्ग अवयव कह सकते हैं कि नहीं? विकर्ण अवयव को क्या कह सकते हैं? काहे हो? क्या है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। अच्छा ये बताइए कि सभी वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वर्ग अवयव में जरूरी नहीं कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य ही हो। अर्थात हम विकर्ण अवयव को वर्ग अवयव कह सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव। चलिए विकर्ण अवयव पूछा जाए कि क्या है, तब क्या बताइएगा? वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाँ अच्छा ध्यान रखेंगे एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन देता है ना तो लिख देता है DIAG यानी कि डायगोनल ABC। मतलब क्या हुआ? अब इसको कहिएगा कि ये रो मैट्रिक्स है, इसको नहीं ना कहिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायगोनल। मतलब कि एक ऐसा अवयव की चर्चा किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल जो है दिया गया है, शेष अवयव क्या है? शून्य है। तो ये इस प्रकार होगा। इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बात बराबर है, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा देता है DIAG लिख करके ABCD कर देना, ठीक है, ABC कर देना। हाँ चलिए इसके बाद वाला क्या है? स्केलर यानी कि अदिश अवयव ना जी, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव, ठीक है जी। यानी कि पूछा जाए अदिश अवयव क्या है, तब क्या बताइएगा? ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये भी वर्ग अवयव बनाना है, 1 2 नहीं 1 0 0 वर्ण अवयव नहीं, इसको अब हम विकर्ण अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विकर्ण अवयव कहेंगे। विकर्ण अवयव क्यों कहेंगे? क्योंकि कभी भी विकर्ण के अलावा सभी अवयवों को क्या करना है? शून्य मानना है। विकर्ण के अलावा सभी अवयवों को क्या मानना है? शून्य। इसके लिए अदिश के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ 3 गुने 3 को लिखिए। बी में एक अवयव ले लेते हैं, यहाँ पे A 0 0 A है ना जी। ये क्या है? 2 × 2 एक C बराबर मान लेते हैं 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ठीक है। 3 गुने 3 को लिखिए, क्या हो जाएगा जी? 3 गुने 3 को। अब यहाँ पे देखने में क्या आ रहा है
कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, यहाँ विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, यहाँ विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। लेकिन विकर्ण में लिखे गए राशि सब एक दूसरे के क्या है, बराबर, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये क्या है, एक प्रकार का विकर्ण अवयव, एक प्रकार का क्या है, विकर्ण अवयव होता है क्या है, वर्ग अवयव होता है। तो वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है, लेकिन ऐसा विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण का प्रतीक अवयव एक दूसरे के क्या है, समान। तो पूछा जाए कि अदिश अवयव, तो अदिश अवयव की पहचान हम कैसे करेंगे, विकर्ण अवयव होगा लेकिन विकर्ण का प्रतीक अवयव एक दूसरे के क्या होगा, समान। तो परिभाषा कैसे कहेंगे, कहेंगे वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो और विकर्ण का प्रतीक अवयव एक दूसरे के बराबर हो। विकर्ण का प्रतीक अवयव एक दूसरे के क्या हो, बराबर है, तब उसे क्या कह देंगे, अदिश अवयव। क्या कह देंगे, अदिश अवयव। आप इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं। अब अदिश अवयव को हम विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन सभी विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहेंगे क्या, नहीं, सभी विकर्ण अवयव को अदिश कहेंगे, लेकिन सभी अदिश अवयव को हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण अवयव और वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में। तो पूछा जाए अदिश अवयव क्या है, तो कहेंगे कि वह विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे के समान हो, बराबर हो, तब उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे, है ना। लग रहा है कि इसके बाद होगा इकाई ना हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि अदिश, नहीं सर, एक तत्सम है। अच्छा, आइडेंटिटी तत्समक है। अच्छा, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी अदिश पढ़ रहे थे, तत्समक उल्टा हो रहा है ना, तत्समक अवयव है ना। तो ये भी क्या है, एक वर्ग अवयव है। कैसा वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव। कैसा विकर्ण अवयव, तो जिसका विकर्ण का मान सिर्फ एक हो और विकर्ण के अलावा सब क्या हो, शून्य। जैसे कहा जा सकता है 1 0 0 1। यहाँ देख रहे हैं ना, विकर्ण क्या है, इकाई है, विकर्ण क्या है, इकाई है, और विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य। अब यहाँ पे b बराबर हम लिख सकते हैं, है ना जी, 3 × 3 है और 2 × 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको हम अदिश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसको अदिश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अरे काहे कह सकते हैं भाई, सब समान है। अच्छा, इसको विकर्ण अवयव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्यों कह सकते हैं, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है। अच्छा, इसको विकर्ण भी कह सकते हैं, इसको अदिश भी कह सकते हैं, और इसको वर्ग अवयव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, रो और कॉलम की संख्या एक दूसरे के समान है। तो फिर इसको तत्समक क्यों कहेंगे, आइडेंटिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि विकर्ण का प्रतीक अवयव क्या है, एक है, इकाई है। विकर्ण का प्रतीक अवयव क्या है, इकाई है, और विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। अब पूछा जाए कि तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तब क्या कहिएगा, कहेंगे कि वह अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण का मान इकाई हो, विकर्ण का मान क्या हो, इकाई हो, उसे तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें कहीं डाउट है हो, इसको आई से सूचित किया जाता है। आइडेंटिटी कैसे लिखना है, इसे आई से सूचित किया जाता है, और जब I2 लिखा रहेगा ना, I2 लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि 2 × 2 होने वाला है, और जब I3 लिखा रहेगा ना तो समझ जाएंगे कि 3 × 3 होगा, माने रहेगा यही और यही। तो इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, टोटल को क्या चीज से, आगे बात समझ में। पूछा जाए कि तत्समक अवयव क्या है, किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो और प्रत्येक विकर्ण के प्रत्येक अवयव का मान क्या हो, इकाई, क्या हो, इकाई हो, तब उसे क्या कहेंगे। अब तत्समक अवयव को हम लोग अदिश अवयव कह सकते हैं ना, क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि प्रत्येक अवयव दूसरे के बराबर है। वर्ग अवयव कह सकते हैं क्योंकि रो और कॉलम की संख्या बराबर है। विकर्ण अवयव कह सकते हैं क्योंकि विकर्ण के अलावा सभी अवयव। इस तरह से सभी परिभाषा हम दे सकते हैं ना। चलिए, सभी शून्य है, विकर्ण शून्य कर देते हैं, तब देखिए क्या बनता है। हमें लग रहा है नल और जीरो मैट्रिक्स होगा ना जी, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल माने नथिंग ना हो, इसको हम जीरो भी कर सकते हैं। जीरो पूछा जाए, जीरो मैट्रिक्स क्या है जी, हाँ, सभी अवयव के
कह देंगे वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, उसे क्या कहते हैं? नहीं ना बदल हो। पूछा जाए कि वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या है, उसे क्या कहेंगे? क्लियर है? शून्य अवयव को हम शून्य से सूचित करते हैं, वो 0 से। जैसे मान लीजिए ये बराबर क्या कह दीजिएगा 0 0। इसमें क्या कहते हैं उसको? वर्ग होने की जरूरत नहीं है। वर्ग होने की जरूरत है क्या? b बराबर, हाँ, यहाँ से लेकर के बढ़ते चले जाइए जहाँ तक मन करे, कितना हो लिख दीजिए। सबका सब क्या है? यानी कि शून्य का मतलब कि जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो। क्लियर है? इस तरह से अवयव को परिभाषित हम लोग कर लेते हैं। अवयव के प्रकार को देख लेते हैं, उदाहरण रो और कॉलम को समझ लेते हैं और इसके कोटि को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस सभी टॉपिक जो हम समझे हैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में बना लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या होगा कि अवयव क्या है। पूछा जाए कि अवयव क्या है, या इसके कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक को सुधारण परिभाषित करें। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन।